हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आंसर पारी। कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ न्यूज़पेपर। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है किस तरह से दुनिया में चारागाहों का शरण होता जा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से चीन और फिलिस्तीन के बीच में आइलैंड को लेकर विवाद देखने के लिए मिला है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वैज्ञानिकों के द्वारा इस तरह के बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है जो कि पॉलिथीन को खाता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन से संबंधित समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसकी क्या उम्मीद है और क्या संभावना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से 2024 में होने वाले इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में कितने जो भी मेंबर्स 2024 में होने वाले इलेक्शन में किस तरह से 17C को लेकर जो विवाद हो रहा है या फिर उससे संबंधित वो क्या है, या फॉर्म 17C के विषय में चर्चा करेंगे। कितने उम्मीदवारों के द्वारा क्या प्रशिक्षण दिया गया है या फिर कितने शिक्षित है और कितने अशिक्षित है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वोटर कार्ड के अलावा किसके द्वारा किस अन्य डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके वोट दिए जा सकते हैं इन विषयों में। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। कल्प मेधा, अगर आप यह जानते हैं कि सब कुछ बदल सकता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मृत्यु से नहीं डरते तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। लाओ से। तो इस विषय में हम देख सकते हैं किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे उन सभी को पता था कि वह स्थिति बदली जा सकती है। उन्होंने उस स्थिति का अपने स्वरूप डटकर सामना किया और मृत्यु से भयभीत न होते हुए भी अ, उन्होंने उससे भी आगे का विजन रखा और स्वतंत्रता को प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं अगर हमें पता है कि सब कुछ बदल सकता है और नियमित रूप तक अपनी सोच को ना रोके और भय से मुक्त होकर अगर किसी कार्य को किया जाए तो वह पूर्ण रूप से सही तरह से सफल होगा। दुनिया में आधे चारागाहों का शरण हो चुका है। तो मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग आधे चारागाहों का शरित हो चुके हैं। किस तरह से जब हम रेजरलैंड ले, रेंजलैंड या फिर चारागाहों की बात करते हैं तो यूएनसीसीडी की रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक या अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों के स्वरूप में परिभाषित किए जाते हैं जो कि पशु या जंगल जानवरों के द्वारा चरे जाते हैं या फिर उनमें उगने वाले झाड़ियां, खुले जंगल, कृषि वानिकी भूमि जैसी वनस्पतियां उनमें शामिल होती है। जब वर्तमान समय की बात करते हैं तो चारागाह पृथ्वी की स्थलीय स्तर का सतह क्षेत्र का 80 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि पूरी पृथ्वी का आधा भाग इसी भूमि को कवर किया जाता है। किस तरह से है दुनिया का सबसे बड़ा भूमि कवर का उपयोग है। ये कार्बन श्रिंक करते हैं, मीठे पानी के भंडार के स्वरूप में कार्य करते हैं तथा भूमि में मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और आजीविका के लिए रेंजलैंड पर ही निर्भर करते हैं। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1.21 मिलियन वर्ग किलोमीटर में यह फैले हुए हैं। तो हम देख सकते हैं जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की और अन्य समस्याओं की, किस तरह से कार्बन श्रिंक जो कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है कि कार्बन का उत्सर्जन किस तरह से उसको रोका जाए और कम किया जाए। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो कार्बन श्रिंक करते हैं और मीठे पानी को भंडारित करके रखते हैं, पानी से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते हैं, तो इसलिए अनिवार्य है कि इनके क्षरित होते हुए, इनके खंडन होते हुए इनको रोका जाए और उनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बैलेंसिंग टू फैक्टर ऑफ सीएनसीएस प्रोटीन। जब हम बात करते हैं सीएनसीएस सीए प्रोटीन की तो यह है न्यूक्लियल अल्फा, एक प्रोटीन है जो कि स्वास्थ्य कोशिकाओं में मौजूद होता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि वह क्या करता है। जब उम्र की बात करते हैं तो उम्र से संबंधित न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी से संबंधित कुछ पाए जाते हैं। इसके माध्यम से ही पार्किंसन डिजीज जो कि मस्तिष्क से संबंधित है उसके भी रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। नेक्स्ट है ब्राजील को फीफा महिला वर्ल्ड कप 2017 की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट है वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश की शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टू लैम को नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं टू लैम। नेक्स्ट है किस तरह से 10वां विश्व जल फोरम सम्मेलन आयोजित किया गया था बाली इंडोनेशिया में, जिसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, जो कि
18 से 25 मई के बीच में संपन्न हुआ है। अमेरिका के अमेरिका में भारतीय मूल के प्रोफेसर को, जो कि खगोलीय वैज्ञानिक है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को शाह पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि वहां की खगोलीय विज्ञान, ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर है। नेक्स्ट है, स्पेन बिकम द 99 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो 2015 में यह आरंभ की गई थी। एनर्जी सिक्योर करने के लिए, एक्सेस के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए और ट्रांजेक्शन के लिए यह अनिवार्य है। जब हम बात करते हैं, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि इंक्रीज करता है डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को। प्लास्टिक भक्षण, जीवाणु का जन्म। तो जब प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कितने बड़े स्तर पर प्लास्टिक की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मनुष्य के अंदर भी प्लास्टिक के कण मौजूद होने लगे हैं। जब हम देखते हैं अंटार्कटिका समुद्र में बहते जल में इस समय 100 से लेकर 1200 टन के बीच में प्लास्टिक मौजूद है। वही प्रति वर्ष 31.1 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से बहुत कम ही रिसाइकल हो पाता है, जो कि सांस के जरिए और अन्य भोजन, पानी या अन्य से तरीकों से मनुष्य के शरीर में जाता है, जिसमें कि 1.21 लाख माइक्रो प्लास्टिक के कण अब तक मनुष्य के शरीर में जा चुके हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की समस्या और बीमारियों से ग्रस्त वह हो सकता है। जब हम बात करते हैं वैज्ञानिकों की, तो एक ऐसी वैज्ञानिक प्लास्टिक विकसित की गई है जो स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इससे प्रदूषण भी कम होगा। जैसे हम बात करते हैं, सैन डियागो स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में के वैज्ञानिकों ने, यह हॉन्सेल किम ने, पॉलीयूरिथीन प्लास्टिक में एक बैक्टीरिया मिलाया है, जो कि बैक्टीरिया जो है प्लास्टिक को खा जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि प्लास्टिक खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इस प्लास्टिक की विशेष बात यह है कि इसमें मिलाया गया बैक्टीरिया तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक वह उसका उपयोग कर रहा है। जब वह उपयोग करने लायक नहीं रहती, जब उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है, उस समय पर यह बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और उसके संपर्क में आते ही सारी प्लास्टिक को खा जाता है, जिसकी वजह से वह प्लास्टिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इस प्लास्टिक में मिलाए गए बैक्टीरिया का नाम बात करते हैं, जब वह है बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस सबटिलिस वह एक बैक्टीरिया है। वह किस लिए, जो कि पॉलिथीन के अंदर, प्लास्टिक के अंदर मिलाया गया ताकि प्लास्टिक संबंधी समस्या को खत्म किया जा सके। जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया खाने में प्रोटोबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मगर यह प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट नहीं होता, कृत्रिम रूप से बनाया गया, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से तैयार किया गया है, ताकि प्लास्टिक बनने के लिए जरूरी जो तापमान होता है उस अधिकतम तापमान को यह सहन कर सके और एक इस तरह की प्लास्टिक का निर्माण किया जा सके जो स्वयं ही खत्म हो जाए, जिसे बैक्टीरिया के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। और वह बैक्टीरिया इतनी सक्षम हो कि वह प्लास्टिक निर्माण की जो प्रक्रिया में तापमान दिया जाता है उसे सहन कर सके और वह सफलतम रूप से क्रियाशील हो। जब बात करते हैं प्लास्टिक, अधिकतर वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक को काम प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए, उसके अलावा हमें अन्य उपयोग ढूंढने चाहिए या फिर अन्य मार्गों के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, तो 2050 तक प्लास्टिक का उपयोग 3 गुना और अधिक बढ़ जाएगा, जिसमें पुनर्चक्रण के ऊपर जोर देना अनिवार्य है, जो कि इस समय में बहुत कम होता है। इसकी वजह से प्राकृतिक संकट उत्पन्न होगा, मानव जीवन पर भी खतरा उत्पन्न होगा, पेयजल से लेकर शीतल जल और भूमि, भोजन सभी पर प्लास्टिक देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से प्लास्टिक की थैलियां जो है वो बढ़ती जा रही है। जब हम बात करते हैं हमारे आम जीवन में किस तरह से प्लास्टिक का प्रयोग अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, चाहे वह साबुन, भोजन करने की थाली हो, गिलास, चाकू, कांटे, चम्मच, गुब्बारे, आइसक्रीम की छड़ी, पेपर रैप, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो कि प्लास्टिक से निर्मित होती है और पूर्ण रूप से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उसको किस तरह से कम किया जाए, जिसकी वजह से जिन्हें पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, जो कि पर्यावरण के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। जानवरों के द्वारा वह खाया जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन को भी संकट उत्पन्न होता है और प्राकृतिक के साथ भी समस्या होती है। किस तरह से नवीनतम शोध से पता चला है कि प्लास्टिक प्रदूषण से पक्षी, पशु, इंसानों के साथ साथ सरीसृप जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए भी जानलेवा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो किस तरह से प्लास्टिक
सिर्फ धरती तक सीमित न रहकर अंतरिक्ष तक हमें फैली हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से इतनी अधिक समस्या उत्पन्न हो गई। जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के कण मनुष्य के पेट में ही नहीं, फेफड़ों में भी पहुंच चुके हैं। अब तक यह पूर्ण रूप से लागू पता नहीं चला था, लेकिन हाल ही की रिपोर्ट में पता चला है कि सांस के जरिए माइक्रोप्लास्टिक के 12 प्रकार के कण फेफड़ों तक पहुंच चुके हैं। यह पता लगा है किस तरह से हवा जो है वो प्रदूषित हो चुकी है, और सांस लेने के माध्यम से फेफड़ों तक प्लास्टिक पहुंच जाती है, जो कि पहले असंभव माना जाता था। लेकिन सांस की इतनी पतली नली होती है कि उससे सिर्फ हवा और पानी ही शरीर में जा सकता है। हालांकि जो यह रिसर्च की गई है वह मृत व्यक्ति के फेफड़ों से कण मिले हैं। जीवित व्यक्ति से संबंधित इन कणों के बारे में अभी रिसर्च चल रही है, जो कि साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट जर्नल की शोध से पता चला है। किस तरह से माइक्रोप्लास्टिक जो है वह अत्यधिक जीवन में उत्तक या जैसे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न कर देता है। जब हम बात करते हैं कि फेफड़ों में मिले प्लास्टिक के कण जो है 5 मिलीमीटर तक के होते हैं, जो कि हर वर्ष 50,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण को हम खा जाते हैं, जो कि किसी न किसी तरह से जल में मिलकर, मिट्टी में मिलकर, भोजन के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। किस तरह से सिंथेटिक कपड़ों के माध्यम से, जिनको धुलाई के बाद जो पानी है वह गंदे नालों से सीधा सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है और नदी से खेतों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वह प्लास्टिक के जो कण है, वह टुकड़े हैं, भोजन तक, खेतों तक पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो सोइल फर्टिलिटी है वह कम होती है, और उनकी वजह से वहां भी पूर्ण रूप से उनका क्षरण होता है, जो कि इस तरह की समस्या हमें रोजमर्रा के समय में देखने के लिए मिलती है। जब हम बात करते हैं कारों के टायर्स की, साबुन की, सिलाई के टुकड़ों की, प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सामानों की, प्लास्टिक बैग्स की, जिनका प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि पर्यावरण विज्ञान के लिए अत्यधिक हानिकारक है। किस तरह से इनके ऊपर रोक लगाई जाए। जब हम बात करते हैं वयस्क इंसान में एक वर्ष में माइक्रोप्लास्टिक के करीब 52,000 कण ग्रहण किए जाते हैं, जो कि भोजन, पानी, श्वास या अलग अलग माध्यम से उनके द्वारा लिए जाते हैं। जब हम सूक्ष्म कणों की बात करते हैं तो मनुष्य में पार्किंसन रोग का खतरा उत्पन्न करते हैं, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक विशेष प्रोटीन के नैनोप्लास्टिक के संपर्क में आने से ऐसा बदलाव करते हैं कि उसकी वजह से पार्किंसन और डिमेंशिया जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। जब हम बात करते हैं किस तरह से इतनी अधिक समस्याओं का सामना हमें देखने के लिए मिलता है, कि प्लास्टिक के खतरनाक पहलुओं के बारे में जानते हुए उसका प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है। गाय गाय और अन्य जानवरों को देखते हैं कि खुले में पड़े हुए पॉलिथीन को वे खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हमें इस तरह की समस्या देखने के लिए मिलती है। स्वच्छता अभियान के चलाए जाने के बावजूद भी प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम नहीं हुआ। किस तरह से प्लास्टिक के प्रयोग पर बैन भी लगाया गया था, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग निरंतर होता जा रहा है। यही किस तरह से समुद्र की तलहटी में 5 खरब प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं, जो कि समुद्र जल में ही नहीं बल्कि मछलियों के अंदर भी पाए जाते हैं। यह टुकड़े मछुआरों के द्वारा पकड़े जाते हैं तथा उनका भोजन बनाकर मांसाहार या पेयजल के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि वह मछली के माध्यम से मनुष्य में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। गोया प्लास्टिक से निजात पाने से संबंधित उपाय ढूंढना अनिवार्य है। किस तरह से इतने अधिक प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए। रेमल, तो जब हम रेमल की बात करते हैं तो रेमल एक चक्रवात है जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और तेज हो जाए तब यह भीषण चक्रवात उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से बंगाल और बांग्लादेश के तटों से यह आकर टकराता है। चक्रवात हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों का नामकरण प्रणाली के अनुसार किया जाता है कि जिस भी देश समूह, जिन जिन देशों के बीच में वह चक्रवात आता है, उनके द्वारा सीक्वेंस वाइज अलग अलग चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं, उनकी प्रणाली और देश के अनुसार। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से गंभीर तूफान, भारी बारिश जैसी समस्या देखने के लिए मिलेंगी, जो कि जिसकी चेतावनी पहले ही आईएमडी द्वारा दे दी गई है। पावर ग्रिड तीसरी बार प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार ने के अधीन महारत्न कंपनी, तो जब हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो यह एक महारत्न कंपनी है जो कि व्यवसायिक परिणामों के लिए प्रतिभा विकास और
राजनीतिक दृष्टिकोण से एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित की गई है। ये देखने को मिला किस तरह से पावर ग्रिड को पिछले 3 सालों से यह सम्मान निरंतर दिया जा रहा है, जो कि 21 से लेकर 23 के बाद यह तीसरी बार है जब पावर ग्रिड को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो कि यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एटीडी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए द्वारा यह प्रदान किया जाता है, जो कि व्यापक ट्रांसमिशन नेटवर्क के कुशल रखरखाव और बेहतर वृत्त परियोजनाओं के लिए निष्पादन हेतु दिया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए पावर ग्रिड के अनुभव और दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते ही यह सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। किस तरह से उपलब्धियों को अपने कर्मचारियों को समर्पित करते हुए उन्हें कौशल वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देते तथा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पावर ग्रिड नेतृत्व की महत्वपूर्ण राजधानी है। राजनीति दृष्टिकोण का प्रमाण करते किस तरह से आधुनिक प्रतियोगी के उपयोग और प्रतियोगिता प्रतिभा के पोषण के माध्यम से विद्युत पारेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है। तो जब हम बात कर यहाँ देख सकते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, जो कि एडीटी जो कि एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड किसके लिए द्वारा दिया जाता है? यूएसए के द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? तो कौशल और किस तरह से ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के स्तर पर प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है, जिससे हम स्किल की बात कर सकते हैं, उनके माध्यम से इनको प्रदान किया जाता है। एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन किया जा रहा है। सरकार को मिलेंगे 2.11 लाख करोड़ का लाभांश। तो आरबीआई के अधिनियम के अध्याय 4 और धारा 47 में कहा गया है कि अधिशेष निधि का आवंटन किया जाएगा, जो आरबीआई के द्वारा अपने संचालन के किसी भी लाभ के लिए अनिवार्य होगा। जब लाभ की बात करते हैं तो आरबीआई को मिलने वाला लाभ उनके द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज से, उनके द्वारा बिक्री में मिलने वाले ब्याज से, या फिर बैंकों को दिए गए उधार के मिलने वाले ब्याज से, या फिर खुले बाजार के सिद्धांतों पर या बॉन्ड होर्डिंग के माध्यम से जो ब्याज उन्हें प्रदान किया जाता है, उसके माध्यम से आरबीआई मुनाफा कमाता है, जो कि आरबीआई अधिनियम की धारा 47 में परिचालित है और जिसमें पूर्ण रूप से इनको बताया गया है। जब सरकार की बात करते हैं तो सरकार को 2.11 लाख करोड़ का लाभांश के लिए मंजूरी दे दी गई, जो कि बजट के साथ हम तुलना करते हैं तो उससे 2 गुना अधिक है, जो कि अंतरिम बजट सरकार के लिए आरबीआई के द्वारा सार्वजनिक किया गया है। जो नई सरकार बन के आई उनके द्वारा इसका प्रयोग आने वाले साल में किया जाएगा। किस तरह से अधिक उच्च स्तर पर इसका प्रयोग किया जाए। अनुमान के से अधिक लाभांश मिलने पर सरकार को राजकोषीय घाटे में को कम करने में मदद मिलेगी और व्यय और राजस्व के बीच अंतर यानी राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद, जो कि 5.1% यानी कि 17.34 लाख करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। हम देख सकते हैं कि आरबीआई मुनाफा अपने द्वारा दिए गए लोन से, बॉन्ड से और विभिन्न प्रकार की बाजार के सिद्धांतों द्वारा खरीदती है। अशिक्षित है लोकसभा चुनाव में लड़ रहे 121 उम्मीदवार। तो छठे चरण के मतदान हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इस 2024 में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि 2019 और 1997 के बाद सबसे अधिक है। 8,337 उम्मीदवारों के द्वारा इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें से 647 उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने अपनी 8वीं तक की कक्षा बताई है तथा 1303 उम्मीदवार ऐसे जो कि 12 तक उत्तीर्ण घोषित हुआ। वही 1502 उम्मीदवार ऐसे जिनके पास डिग्री है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से उम्मीदवारों के लिए कोई शिक्षित होने की क्राइटेरिया नहीं है कि उनके पास कितनी शिक्षा होनी चाहिए या फिर वह कब और कितनी शिक्षा हो तो वह उम्मीदवार के रूप में चुने जा सकते हैं। जैसा कि हमें
पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज में देखने के लिए मिलता है कि जब हम SC ST की बात करते हैं तो ST को 5th क्लास तक, ST को 5th क्लास तक, SC को 8th क्लास तक। वही जब हम जनरल की बात करते हैं तो 12th क्लास तक की शैक्षणिक योग्यता मानी जाती है। महिलाओं के लिए यह 8th क्लास तक रखी गई है। फिलीपींस को नॉर्वे, आयरलैंड व स्पेन ने बतौर देश मान्यता दे दी गई है। तो इसराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री का कहना है कि पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अनिवार्य है कि फिलीपींस को देश के तौर पर मान्यता दी जाए। वही जब बात करते हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस की, तो उन्होंने कहा है कि फिलीपींस को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। कदम इसराइल फिलीपींस के बीच में संघर्ष को खत्म करने और द्विराष्ट्रीय को समाधान को अपनाने में हल करेगा, मदद करेगा, ताकि वह संघर्ष को समाप्त किया जा सके। वही स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि किस तरह से इसराइल, यह इसराइल लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता के लिए है, ताकि इस तरह के विवाद उत्पन्न ना हो। जब से यह समस्या उत्पन्न हुई है उसमें अत्यधिक मानवों की हत्या हुई है, जो कि उनको रोकने के लिए यह अनिवार्य है। यह संघर्ष बातचीत से हल किया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई। भाई इसराइल ने तीनों देशों के द्वारा फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने के पश्चात वहां से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। मतदान के आंकड़ों को लेकर सवाल के बीच में आया 17 फॉर्म 17C। तो फॉर्म 17C क्या है? तो जब हम 17C की बात कर फॉर्म 17C की बात करते हैं तो चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत एक फॉर्म है जिसमें देश भर में प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ मतदान केंद्र के कोड नंबर और नाम मतदाताओं की संख्या से यह देखा जाता है कि निर्णय लिया जाता है कि उस मतदान की संख्या जितने मतदाता नए करने के निर्णय लिए गए हैं या फिर जिनके द्वारा जिन्हें अनुमति नहीं है कहीं उनके द्वारा तो मतदान नहीं किया गया, या फिर दर्ज किए गए वोटों की संख्या में से खारिज किए गए वोटों की संख्या और वोटों को खारिज करने के कारण और स्वीकार किए गए वोटों की संख्या, डाक मतपत्र में डाले गए वोट सभी को इसमें शामिल किया जाता है। जब डाक डाटा की बात करते हैं तो यह मतदान डाटा अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाता है, जो कि बूथ के पीठासीन अधिकारी द्वारा जांच किया जाता है। 17C का दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है, जो यह मतगणना के दिन से संबंधित है। प्रत्येक उम्मीदवारों के लिए वोटों का रिकॉर्ड होता है। इसमें मतदान मतगणना के दिन दर्ज कराया जाता है ताकि उम्मीदवार का नाम और प्राप्त वोटों की जानकारी हो। इससे पता चलता है कि बूथ में गिने गए कुल वोट डाले गए कुल वोटों के समान है या नहीं। यह व्यवस्था किसी भी पार्टी या वोटर के हेराफेरी से बचने के लिए भी की जाती है, ताकि जो डाटा मतदान केंद्र से प्राप्त हुआ है और जो फॉर्म 17C के द्वारा तैयार किया गया है वह सेम है, जिससे यह पता चल सके कि जितना मतदान हुआ वह उचित है और पारदर्शी है। कि जिस तरह से फॉर्म उम्मीदवार को हस्ताक्षर कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दर्ज कराई गई थी कि 48 घंटे के अंदर लोकसभा चुनाव के डाले गए वोटों की संख्या को मतदाता केंद्र के मतदाता अंतिम परिणाम डाटा को सार्वजनिक किया जाए, ताकि मतदान समाप्ति के बाद चुनाव आयोग मतदान का आंकड़ा वेबसाइट पर 17C की स्कैनिंग की प्रति के रूप में जारी करे। वही चुनाव आयोग का कहना है कि IDR द्वारा या दायर करी गई याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने कहा यह निहित स्वार्थ के चलते इस तरह से आयोग के काम में उठाए गए उल्लंघन है, वह इस तरह से नहीं किया जा सकता। जब बात करते हैं 17C क्यों महत्वपूर्ण है, तो मतदान डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम के कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए किया जाता है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता के सवाल ना उठे, इसलिए फॉर्म 17 के डाटा को रखा जाता है, ताकि धोखाधड़ी या फिर जब समस्या उत्पन्न होती है तो उससे गिनकर यह पूर्ण रूप से पता लगाया जा सके कि डाटा का उपयोग सही हुआ है और इतने ही व्यक्तियों के द्वारा मतदान किया गया है। मनुष्य में बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। भारतीय प्रवास ऑस्ट्रेलिया ने
मनुष्य में बर्ड फ्लू संक्रमण के पहले मामले को घोषित करते हुए कहा यह एक बच्चे में पाया गया जो कुछ समय पहले भारत से आया था, जिसमें यह संक्रमण पाया गया है। जब हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो पक्षियों में होता है, वही भारत में रहते हुए H5N1 फ्लू का शिकार हुआ एक बच्चे के मामले में मिला है, जो कि ब्लड फ्लू की आशंका मनुष्य में होने की बहुत कम होती है, और वही यह एक लोग से दूसरे लोगों, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की आशंका भी इसकी कम होती है, ताकि यह लोगों के बीच में ना फैले। तो यहाँ हम देख सकते हैं उपलब्धि स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं किस तरह से। प्रीति सिमता जो कि 15 वर्ष की है, उन्होंने 40 किलो भार के वर्ग में 133 किलो वजन उठाकर नया यूथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि लीमा पेरू में हो रही यूथ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्नैच, क्लीन, जर्क और टोटल में स्वर्ण पदक जीता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रीति शिमता के द्वारा यह कार्य किया गया। भाई जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं स्नैच, क्लीन, जर्क और टोटल, जो यह शब्दावली है यह किस खेल से संबंधित है, तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है। भाई हम देखते हैं किस तरह से काम्या कार्तिकेय जो कि नेपाल के दूसरी ओर से सबसे ऊंचे पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई, जिन्होंने 16 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। 80 साल पुरानी सागवान की लकड़ी से बनेगा देश का सबसे ऊंचा लकड़ी स्तंभ। तो भारत का सबसे ऊंचा लकड़ी स्तंभ स्थापित किया जा रहा है, जो कि 36 मीटर या 120 फुट का है, इस जिसमें गुणवत्ता वाली सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जो कि 80 साल पुरानी है, जिसे हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, जो कि एनबीसीसी द्वारा निर्मित किया गया है। कामित रीता ने 30वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो यहाँ देख सकते हैं कि कामित रीता शोरपा के द्वारा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया है, जो कि 10 दिन पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाले और इस नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जब हम बात करते हैं इनकी, तो 1994 में इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। उनका जन्म 1970 में हुआ था। किस तरह से 54 वर्ष की उम्र में भी उनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। फिलीपींस और चीन के मध्य विवाद। तो हाल ही में देखने के लिए मिला था कि दक्षिण चीन सागर में शकार बोरा शेल को लेकर फिलीपींस और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। किस तरह से शकार बोरा शेल जो है 2012 से चीन के नियंत्रण में था, जबकि बेजिंग ने इसे मनीला से लंबे संघर्ष के बाद छीना था। वहीं फिलीपींस के मछुआरे भी लंबे समय से यहाँ संसाधन समृद्धि और शोल के काम को करते रहे, जबकि इसके ऊपर कोई उनकी पहुंच प्रतिबद्ध और बहुत कम रही है। लेकिन जब सकार बोरा सेल की बात करते हैं तो यह दक्षिण चीन के सागर में छोटी सी चट्टानों से बनी एक श्रृंखला है, जो कि त्रिकोण आकार से बनी है, जो कि फिलीपींस के लूजो द्वीप से लगभग 120 मील की दूरी पर है। सकार बोरा शोल की पर कोई संरचना नहीं बनी है, लेकिन यह चीन के प्रभाव से नियंत्रित रहता है। 2012 में इस पर लगातार तटरक्षक की मौजूदगी बनाए हुए उसको अपने अधीन चीन के द्वारा कर लिया गया था, जो कि मनीला से संबंधित था। वही चीन सकारबोला सेल में हुए को हुआंगियान दाओ कहता है। वही फिलीपींस इसे पेनाटेंग सेल या बाजू डी मासिनलोक कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बाजू डी मासिनलोक और हुआंग यान दाओ चीन दक्षिण चीन सागर में ये बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जब हम रेड लाइन की बात करते हैं तो यह चाइना की 9 डैश लाइन है। वहीं जब हम येलो डॉट की बात करते हैं जो कि यहाँ पर है, वह फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वही जो कि वाइट जोन की बात करते हैं तो यह फिलीपींस की टेरिटोरियल है, जो कि सी टेरिटोरी है। वही जब देखते हैं किस तरह से स्कारबोरा द्वीप जो है वह फिलीपींस की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। विरल एवं हिमालय आइस
बैट्स की गणना की जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान जिले लाहेल और स्पीति में वन्य जीव अधिकारियों द्वारा भरल और हिमालयन आइसबैग की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो कि हिम तेंदुए के मुख्य शिकारी के रूप में शिकार के रूप में जाने जाते हैं। जब हम भरल की बात करते हैं तो भरल जो है उसे नीली भेड़ भी कहा जाता है, जो कि हिमालय क्षेत्र में उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम स्यूडोस नायाऊ है। यह जब हम इसके वितरण की बात करते हैं किस क्षेत्र में पाया जाता है तो यह भारत, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान में पाया जाता है भाई। जब हम इसके आयुषीन सूची में, रेड सूची में इसको रखा गया है, जो कि कम चिंताजनक है भाई। वन्य जीव अधिनियम 1972 में है, अनुसूची 1 में आता है। नेक्स्ट है कि किस तरह से हिमालयन आइसबेक्स के बारे में जब चर्चा करते हैं तो साइबेरियन आइसबेक्स की एक उप प्रजाति है जो कि भारत, पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल में पाई जाती है। इसका नाम कैप्रा सिबरिका है तथा भारत के कुछ हिस्सों में, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में है पाई जाती है। तो आयुषियन रेड लिस्ट की बात करें तो यह नियर थ्रेटन है। लोकसभा चुनाव निर्वाचन लोकसभा समान निर्वाचन 2024 के छठे चरण के चुनाव 25 मई को समाप्त हो चुके हैं। जब बात करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र, हम देख सकते हैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, यह सभी यहाँ के निर्वाचन क्षेत्र हैं। वहीं हम बात कर सकते हैं किस तरह से मतदाताओं के सुविधा के लिए यहाँ पर किया गया है कि लोकतंत्र के लिए अगर किसी के पास अपना पहचान पत्र ईपीआई नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुन्वय इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक ले जाकर पोलिंग बूथ पर अपनी पहचान दिखाकर इनसे मतदान कर सकता है, जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर की कोई भी फोटो युक्त पुस्तक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र और विशेष दिव्यांग पहचान पत्र। तो इन सभी 12 दस्तावेजों में से किसी भी एक को ले जाकर मतदान किया जा सकता है, लेकिन इन सभी पर फोटो अनिवार्य होनी चाहिए। वही हम बात करते हैं विभिन्न एप्स की जो कि यूज किए जा रहे हैं, वो है कि एक देश एक वोट देश के लिए। जब हम बात करते हैं किस तरह से केवाईसी ऐप के माध्यम से जितने भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उन सभी का वितरण पता किया जा सकता है। नेक्स्ट है वोटर टर्न टर्न आउट ऐप। किस तरह से मतदान दिवस पर प्रत्येक 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत जानने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। वही कुछ नियमावली दी गई किस तरह से पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना ना ले जाए। पानी तथा गर्मी और विभिन्न समस्याओं को देखते हुए, लू हीट वेव से संबंधित समस्या को देखते हैं, वहां पर पानी, वाटर एरिया, लंबी कतार होने की वजह से बैठने की सुविधा, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और रैंप जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर।